तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो हमारा जेईई मेन 2022 है उसके लिए हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस सेट जो हमारा एनटीए द्वारा जो है आपके लिए एक ऐप लाया गया है उसका हम लोग 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे, पार्टिकुलरली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होगा, 5 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब सब्जेक्टिव टाइप होगा। मतलब 25 में 20 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव और 25 में 5 जो है आपका सब्जेक्टिव। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस बताएंगे, इसके एक्सप्लेनेशन बताएंगे और कुछ की कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हम लोग का फिजिक्स का टॉपिक है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना, क्या है कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो हाइड्रोजन एटम है हमारा, ठीक है, इसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी दी हुई है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर है क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इफ़ द इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। यानी अगर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अगर वो ग्राउंड स्टेट, ठीक ना, टू द ग्राउंड स्टेट, यानी कि अगर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये ग्राउंड स्टेट पर जंप करता है, किस एक्साइटेड स्टेट से, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से। और आपको पता है यहाँ पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n=4, यानी कि आपको एक्साइटेड स्टेट पता है कि पहला स्टेट ग्राउंड स्टेट होता है जो कि एकदम नॉर्मल स्टेट होता है, उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n=0, ठीक है ना, सॉरी 0 n= नहीं होता, n=फर्स्ट ही से स्टार्ट होता है। अब उस हिसाब से आप क्वेश्चंस में हम बताएंगे, पहले क्वेश्चंस आपको बता देते हैं। तो ये है थर्ड एक्साइटेड स्टेट से जंप कर रहा है ग्राउंड स्टेट। तो क्वेश्चन ये है कि द वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटोन इज, क्वेश्चन ये है कि वेवलेंथ क्या होगा इमिटेड फोटोन का। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका 80-70 मतलब 875 एंगस्ट्रॉम, 1052 एंगस्ट्रॉम, 752 एंगस्ट्रॉम और 974 एंगस्ट्रॉम। तो इसका करेक्ट आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है 974 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिएगा। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की कि क्यों 974 एंगस्ट्रॉम हुआ है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग पहले ही बताए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में होता है उसका जो एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है En = -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए nth जो ऑर्बिट में हो एनर्जी का। तो यहाँ पे द रिक्वायर्ड एनर्जी, यानी जो हमको एनर्जी चाहिए टू जंप इलेक्ट्रॉन टू द ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ताकि जो है इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करे, उतनी जो एनर्जी चाहिए उसका क्या यहाँ पे फार्मूला बनेगा, तो वो होगा E4 - E1। E4 - E1 का मतलब अभी हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिंट दिया था आपको कि अगर ग्राउंड स्टेट जो है, पहले ही बता दिया था कि ग्राउंड स्टेट मतलब 0 और ऐसे नॉर्मल n= मतलब ग्राउंड स्टेट को हम लोग जनरली जो है 0 कंसीडर ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन थर्ड एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करें, अगर हमको n कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ n, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n+1, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 हमको ऐड कर देना। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का अगर हम निकालेंगे तो n उस केस में n की वैल्यू होगी 1 + 1 यानी 2। उसी तरह यहाँ पे हमने थर्ड एक्साइटेड स्टेट की बात की थी, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट से वो जंप कर रहा है, तो यहाँ पे 3 + 1 यानी वो उसका वैल्यू हो जाएगा n का। यानी जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में है उसके लिए हम कहेंगे कि 0 + 1 जो है, यानी आपको पता है 1 ही ग्राउंड स्टेट होता है, 0 n=0 तो होता नहीं है, तो उस हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। तो E = E4 - E1 यहाँ फार्मूला है। E4 यानी एनर्जी फोर्थ मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट में, यानी फोर्थ यहाँ पे n में, और E1 का मतलब आपका यहाँ पे देख सकते हैं ग्राउंड स्टेट में। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमने पहले ही बताया था क्या होता है En का। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो E4 की वैल्यू -13.6/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस हमने n का वैल्यू रख दिया माइनस, फिर ब्रैकेट में होगा -13.6/1 का होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व किए तो -0.85 + 13.6 आया, जिसका वैल्यू है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉल्व करने पे।
तो ये हमें एनर्जी मिल गई। हमें क्या पता लगाना है, हमें वेवलेंथ का पता लगाना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं वेवलेंथ जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है किस फॉर्मूले से, तो आपको पता है द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड जो होता है वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू, वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसका फार्मूला होता है SC/E, ठीक ना, जहाँ h का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 होता है, c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ होता है और एनर्जी यहाँ पे हमने निकाला ही है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ जूल में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻19 से उसमें जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, 12.75 में, तो वो जूल में आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से निकाल लिए और जो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, 974 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। तो बेसिक एकदम इजी क्वेश्चन था, एक्सप्लेनेशन भी इजी है। और अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट आप लोग खुद देख लीजिएगा, यहाँ पे हम लोग इसको शो कर दे रहे हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना। की कंसेप्ट का मतलब ये है कि किस चैप्टर से लिया गया है इस क्वेश्चन को और क्या क्या इसमें कुछ थ्योरम्स या कुछ जो डिफिनीशन से अप्लाई किए गए हैं, ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। जो की कंसेप्ट है वो सिर्फ आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि किस कंसेप्ट का मतलब है कि किस चैप्टर से आपका क्वेश्चन अराइज हुआ है, तो वो तो ईजी आप बता सकते हैं। ये जो हम लोग का बोर मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर से अराइज हुआ है या एटम से अराइज हुआ है, ऐसे कह सकते हैं। जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसका क्या है, इसका देखिए हम लोग बताते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये है, 2 मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 5 मीटर हैंग फ्रॉम द सीलिंग वेरी नियर टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। यानी जैसा यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, तो फिगर में आपको देखते हुए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मासलेस स्ट्रिंग यहाँ पे हैंग किए हुए हैं और दोनों का लेंथ जो है वो 5 मीटर है और कहाँ से हैंग किए हुए हैं, तो सीलिंग से, यानी कि छत की जो छत है आपका वहाँ से आपका हैंग किया हुआ है वेरी नियर टू ईच अदर। और वो दोनों जो थ्रेड है या दोनों जो मासलेस स्ट्रिंग है वो बहुत पास है, जैसा फिगर में आपको दिखाया भी गया है, ठीक है। तो एक ए है एक बी है, मतलब अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, दोनों थ्रेड से, ठीक है ना, 2 balls A and B of masses 0.25 kg and 0.5 kg are attached to the string। यानी अब एक बॉल A और एक बॉल B जिसकी मासेस जो है रिस्पेक्टिवली 0.25 kg है और 0.5 kg है, उसको हम लोग स्ट्रिंग यानी कि जो मासलेस आपका था स्ट्रिंग यानी कि थ्रेड, उससे अटैच किया जा रहा है। तो द बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ए हाइट ऑफ 0.45 मीटर एज सोन इन फिगर। यानी जो आपका बॉल है A, उसको एक हाइट से, किस हाइट से, 0.45 मीटर की हाइट से मतलब रिलीज़ किया जा रहा है, यानी कि छोड़ा जा रहा है, मतलब हाथ से पकड़ के ऊपर के हाथ को ऊपर किया और वहाँ से बॉल को रिलीज़ किया गया ऐसे। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब फिगर में भी हम लोग वो चीज़ देख सकते हैं, ए यहाँ पे है, बाद में डॉटेड से दिखाया गया कि ये यहाँ पे पहुँच गया। तो द कोलिजन बिटवीन 2 balls इज़ कम्प्लीटली इलास्टिक। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो हमारा कोलिजन है 2 balls के बीच, दोनों जो बॉल हैं उन दोनों के बीच का कोलिजन कम्प्लीटली इलास्टिक है, ठीक है। इलास्टिक का मतलब आपको पता है, जिसमें मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है। इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, यानी तुरंत ही जब कोलिजन होता है, मतलब जब हो जाता है कोलिजन होने के बाद, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल बी इज़ 1 जूल। यानी कि जब कोलिजन हो जाता है तो हमको काइनेटिक एनर्जी पता है बॉल बी का कितना है 1 जूल। द वेलोसिटी ऑफ बॉल ए जस्ट आफ्टर द कोलिजन इज़, यानी पूछा ये जा रहा है कि जो हमारा बॉल यहाँ ए है जब कोलिजन हो जाएगा, यानी कोलिजन होने के बाद उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, ये आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पे डायग्राम भी आपका दिया हुआ है, ऑप्शन भी है यहाँ पे, 5 मीटर पर सेकेंड टू द राइट, 5 मीटर पर सेकेंड टू द लेफ्ट, 1 मीटर पर सेकेंड टू द राइट, 1 मीटर पर सेकेंड टू द लेफ्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यही है कि 1 मीटर पर सेकेंड टू द लेफ्ट। यहाँ पे एक नॉर्मल आइडिया भी लगाया जा सकता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉल ए 0.25 kg का है और बॉल बी 0.5 kg का है। तो आप खुद से आइडिया लगा सकते हैं कि 0.5 kg वाला ज़्यादा भारी होगा एज़ कम्पेयर टू 0.25 kg। और ज़्यादा भारी होने की वजह से वो जब बॉल ए उससे टकराएगी तो वो तो सिंपल सी बात है राइट में तो जाएगी नहीं, यानी कि लेफ्ट ही में जाएगी। अब बस आपको यहाँ से आइडिया एक मिल गया, लेफ्ट में जाएगी, ठीक है। अब आपको वेलोसिटी निकालनी होगी, ठीक है।
तो डायरेक्शन आपको खुद ही पता लगाना होगा। और अब हम लोग बात करते हैं किसकी, और लेफ्ट राइट का एक और बात होता है कि लेफ्ट जब होता है तो वेलोसिटी निगेटिव आएगा, राइट जब होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव। जस्ट लाइक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जैसे आपका एक्स कोऑर्डिनेट पे राइट साइड लेफ्ट साइड होता है ना पॉजिटिव और निगेटिव, सेम वैसे ही आपको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी जो कंपोनेंट्स आपके हैं। तो अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करें कि हमारा आंसर जो है 1 मीटर पर सेकेंड टू द लेफ्ट है। तो जैसा कि आप लोग को क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक्सप्लेनेशन यानी सॉल्यूशन की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो बॉल बी है उसका क्या होगा। अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² होता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बॉल बी का भी निकालेंगे तो हाफ mv² हो जाएगा, जहाँ पे मास ऑफ बॉल बी mb हो गया, वेलोसिटी ऑफ बॉल बी vb हो गया, ठीक है। अब हमको ये चीज़ पता है आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, कि जो इसका काइनेटिक एनर्जी है वो 1 है, 1 जूल है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है मास ऑफ बॉल बी कितना है, 0.5 है। और यहाँ पे आपको वेलोसिटी ऑफ बॉल बी नहीं पता है। तो यहाँ से जब आपने सॉल्व किया तो आपको क्या मिल गया, वी बी हो गया, आपको वी बी मिल गया जो कि 2 मीटर पर सेकेंड है। समझ में आ गई बात आपको। अब जैसा कि आप लोग खुद यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए। अब बता दें कि इनिशियल वेलोसिटी बॉल ए का कैसे निकाला गया, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी बॉल ए का कैसे निकाला गया। तो ये हम लोग निकालें किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ जो हमारा हाइट दिया हुआ था, जो हाइट दिया हुआ था तो वो आपका पोटेंशियल एनर्जी हुआ, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे हाइट बॉल ए पहले कुछ हाइट पे था तो वो रेस्ट से रिलीज़ किया गया था, तो उसका तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा उसका। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग ने v² - u² = 2gs का यूज़ किया, क्योंकि उस केस में जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जा रही है। इस फॉर्मूले से हमको मिला ua जो कि है √2gh। यहाँ पे हमने क्या किया, हमको इनिशियल वेलोसिटी मिल गया बॉल ए का जो कि है √2gh। तो यहाँ पे g हमको पता है, h भी हमको पता है, यानी कि हमको ua की वैल्यू मिल गई 3 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बताया ये भी जा रहा है कि जो हमारा ये कंडीशन है ये किसका है, ये इलास्टिक कोलिजन का कंडीशन है। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ पहले लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या है, आपको पता है कि जो नेट अमाउंट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है वो 0 होता है। मतलब इनिशियल जो आपका चेंज इन मोमेंटम होता है वो फाइनल चेंज इन मोमेंटम बराबर होते, मतलब कांस्टेंट होते हैं, या ऐसे आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.25 देखिए किसका मास है, बॉल ए का। यानी हम ये समझ सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूले से कि a × ua, यानी जो हमारा इनिशियल मोमेंटम होगा, ठीक है, इनिशियल जो मोमेंटम होगा, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करें, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी, वो बराबर होगा फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ए प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल बी। जहाँ पे इनिशियल चीज़ हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आप समझें कि इनिशियल मोमेंटम मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसमें होगा, फाइनल मोमेंटम मतलब उसमें फाइनल वेलोसिटी का हम लोग कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। तो बस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपका 0.25 × 3 यानी कि आपका हो गया a × आपका ua प्लस यहाँ पे होगा v × ub। आपको पता है u जो b है, ठीक है ना, ub क्या है, आप यहाँ से पहले ही देखे थे ub 0 था, यानी आपका इनिशियल वेलोसिटी बॉल बी का वो तो रेस्ट ही में था, हम लोगों ने क्वेश्चन में ही बताया था। अब ये किसके बराबर है, a × va प्लस b × vb। तो यहाँ पे a × va हमको va पता लगाना है और प्लस 0.5 × 2 यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, b बॉल b है तो बॉल b × vb, और vb अभी हम लोग ने निकाला था तो इसको हमने सॉल्व किया। तो डायरेक्ट इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमको va का वैल्यू मिल गया जो कि है -1 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा यहाँ पे जो कोलिजन हुआ है तो उसकी वजह से जो आपका पोजीशन में चेंज आया है वो लेफ्ट साइड में आया है, ठीक है ना, बॉल ए का। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। कुछ इसमें हम की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो की कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो किस चैप्टर से इस चीज़ को लिया गया है, तो आपको पता है कोलिजन वर्क एनर्जी एंड थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम, सारी चीज़ें उसी चैप्टर में बताया जाता है, ठीक है ना। तो उसी चैप्टर में एक मिनट धीरे धीरे हम आप लोग को दिखा भी देते हैं क्या क्या कई कंसेप्ट है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट है, इसको पॉज करके आप लोग अच्छे से समझ भी लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे ये हम लोग का इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा इसी क्वेश्चंस के या इसी जैसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में। ये हो गया हम लोग का ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना, ये क्या है, इसमें ये पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द लीनियर वेलोसिटी, यानी आपको लीनियर वेलोसिटी बताना है। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, इफ़ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज़ ओमेगा वेक्टर, यानी आपको ओमेगा वेक्टर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, यानी कि आपको ओमेगा वेक्टर दिया हुआ है और पोजीशन वेक्टर यानी कि r वेक्टर दिया हुआ है, जो कि है 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपसे बस पूछा गया है कि लीनियर वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है ना, कब, जब ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर दिया हो, यानी एंगुलर वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर दिया हो। इसका आंसर यहाँ पे आ रहा है बी। यहाँ पे ऑप्शन है चार्ट है तो इसमें बी करेक्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे कि कैसे बी करेक्ट है, यानी माइनस 18i कैप माइनस 13j कैप प्लस 2k कैप इसका आंसर है। और तो एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो सिंपल, जैसे कि आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के कंपैरिजन का, कि जो v वेक्टर होता है वो ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर होता है, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। बस इसी को आप लोग को करना है। और यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट मेथड होता है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का, आपको वो यूज़ करना है और डायरेक्टली आप लोग को v वेक्टर का आंसर लिखना है, मतलब आप लोग को डायरेक्टली v वेक्टर का वैल्यू लिखना है। ये हम लोग का इसका तरीका है क्वेश्चन का। और यहाँ पे सॉल्यूशन भी बस सिंपल एक फॉर्मूला यूज़ करना है। और चलिए ये बता देते हैं इसमें की कॉन्सेप्ट क्या क्या है, आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसमें की कॉन्सेप्ट क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जब वेक्टर पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बताया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि इन द सर्किट सोन, यहाँ पे एक सर्किट दिया गया है जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें सर्किट में क्या है, स्विच एस है। वो जो स्विच एस है वो पोजीशन 2 पे कनेक्ट किया जाता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय के लिए। उसके बाद जब लंबे समय तक हो जाता है पोजीशन उसको, कि मतलब जो हमारा स्विच है एस, उसको लंबे समय तक पोजीशन 2 पे कनेक्ट किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको 1 पे जोड़ दिया जाता है उसी स्विच को, एस को। क्वेश्चन ये है कि द टोटल हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टेंस R1, यानी आपको ये बताना है कि टोटल हीट कितना प्रोड्यूस होगा R1 में। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पे सर्किट भी देख सकते हैं जिसमें एक R1 है, L भी है, R2 है, और यहाँ पे स्विच S से रिप्रेजेंट है 1-2 पोजीशन है, और E यहाँ पे सोर्स लगाया गया है। तो यहाँ पे आंसर ये आ रहा है LE²/2R2²। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं L क्या होता है, आपका इंडक्टर होता है। ठीक है ना, और E क्या होता है, आपका वोल्टेज, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, और R क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, R1 R2 दोनों रेजिस्टेंस है। तो क्वेश्चंस का यहाँ पे सॉल्यूशन बहुत इजी है। यहाँ पे आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसी ये चीज़ परफॉर्म हुआ। यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है कि व्हेन द की इज़ एट पोजीशन बी फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब, अब आप खुद सोचिए कि अगर जो हमारे यहाँ पे की है वो पोजीशन 2 पे रहेगा लॉन्ग टाइम तक। यहाँ पे अगर हम पोजीशन 2 पे हम लोग यहाँ पे S को 2 पर कनेक्ट कर दे लंबे समय के लिए, तो क्या होगा, होगा यूँ कि जो आपकी एनर्जी है वो L में स्टोर हो जाएगी। इंडक्टर क्या करेगा, अपना ज़्यादा एनर्जी ½ के फॉर्म में स्टोर कर लेगा। ठीक है ना, अब उसके बाद क्या होगा, वो जो एनर्जी होगी वही सेम एनर्जी जो है, जब S जो है 1 की जगह पर प्लेस होगा तो वो एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग वो जो रेजिस्टेंस है R1 उसमें क्या हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग बता रहे हैं, उसमें उसको ट्रांसफ़र होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो जब
यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे जब की को हम पोजीशन बी पे कनेक्ट किए लॉन्ग टाइम, तो एनर्जी इंडक्टर में स्टोर्ड हुई। कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई? हाफ यूबी। यूबी को हम लोग एनर्जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1/2 L/I0 हम लोग करंट को I0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपको पता है I0 क्या होता है? V/R होता है, यानी कि E/R2 यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, क्योंकि उसके केस में जो है R2 ही है, ठीक है ना। हाफ L/I0 यानी कि हाफ L E/R2 का होल स्क्वायर, यानी कि सॉल्व किए तो यूबी का वैल्यू मिल गया, एनर्जी का वैल्यू LE²/2R2 का स्क्वायर, ठीक है ना, LE²/2R2 का स्क्वायर। अब आप खुद सोचिए कि ये तो एनर्जी सारा इंडक्टर ले लिया, मतलब सारी एनर्जी जो इंडक्टर में स्टोर्ड थी, ठीक है ना, ये इसका ये हो गया। अब नेक्स्ट ये है कि सेम अब पूछा ये जा रहा है कि R1 में कितना एनर्जी होगा। तो आप अभी हम लोग ने थोड़ा आइडिया दिया था आपको कि यही एनर्जी जब S को 1 की जगह प्लेस कर देंगे तो यही L की सारी एनर्जी जो होगी वो R1 को ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो उतना ही हीट उसका प्रोड्यूस होगा। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, क्योंकि दिस होल एनर्जी विल बी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हेन द इंडक्टर इज कनेक्टेड टू द R1 एंड नो सोर्स इज कनेक्टेड, क्योंकि इसमें कोई सोर्स नहीं है, ठीक है ना, तो और इधर उधर से उसको एनर्जी मिल नहीं रही है, तो बस यही एनर्जी एक सोर्स का काम करेगी और सारी जो एनर्जी होगी वो R1 में, यहाँ पे R1 जो है इसमें जो है ट्रांसफ़र होके वो उसको जो है हीट के फॉर्म में रिलीज करने लगेगा। ये इसका सिंपल सा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 4 का। और बात करें तो इसका जो है हम लोग कंसेप्ट की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि कंसेप्ट है कि ग्रोथ ऑफ करंट LR सर्किट, यानी LR सर्किट का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, LCR सर्किट का अल्टरनेटिंग करंट का ये क्वेश्चन है। और यहाँ पे सारे इसके जो की हैं, ठीक है ना, बेसिक मतलब जो की कॉन्सेप्ट हैं ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पे है डीके ऑफ करंट क्या होता है और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कि कैसे जो है यहाँ पे किया जा रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो अब हम लोग की कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग ऐसे नॉर्मली बहुत जल्दी यहाँ पे की कॉन्सेप्ट को बताएंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको पूरा अच्छे से समझाएंगे। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 मैग्नेट ऑफ इक्वल मास आर ज्वाइंट एट 90 डिग्री ईच अदर एज शोन इन द फिगर। मैग्नेट N1 S1 हैज़ ए मैग्नेटिक, मतलब यहाँ पे हुआ क्या, क्वेश्चन ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि 2 मैग्नेट है हमारे पास और दोनों का मास जो है इक्वल है और वो 90 डिग्री एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे ज्वाइन है, ठीक है ना, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। N1 S1 एक मैग्नेट है, N2 S2 एक मैग्नेट है। ये नॉर्थ साउथ NS जो है नॉर्थ साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आगे पढ़िए, यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नेट N1 S1 हैज़ ए मैग्नेटिक मोमेंट √3 टाइम्स दैट ऑफ N2 S2, यानी कि ये कह रहा है कि N1 S1 का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो √3 टाइम्स जो है N2 S2 के मैग्नेटिक मोमेंट के बराबर है। तो द अरेंजमेंट इज पियोटेड। अब क्या किया गया, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट किया गया दोनों मैग्नेट का एक दूसरे के ऊपर कि ये क्या करे, एक पियोट पे, आप पियोट जानते होंगे, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे फ्रीली कोई बॉडी रोटेट करती है। एज नॉर्मली अगर देखा जाता है बॉडी का सेंटर हो गया, कोई बॉडी उसका सेंटर उसका पियोट कहलाता है। तो यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसको रोटेट करने के लिए इस तरीके से अरेंज किया गया कि ये रोटेट करे, जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं। और जब ऐसा हो रहा है तो इक्विलिब्रियम का जब कंडीशन आ रहा है तो जो हमारा मेरिडियन है, ठीक है ना, मेरिडियन है मैग्नेटिक मेरिडियन, यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन आप देख सकते हैं H से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है एरो से, तो उसके साथ जो है हमारा N1 S1 जो है एक एंगल बनाता है, उसी एंगल को हम लोग को यहाँ पे बताना है कि क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ पे कैसे करेंगे हम बता दे रहे हैं अभी। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे 30 डिग्री दे रहा है। अब एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी है। अब कैसे एक्सप्लेनेशन देंगे, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इक्विलिब्रियम में क्या होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिल रहा है, एक मैग्नेटिक मोमेंट N1 S1 मिल रहा है, एक मैग्नेटिक मोमेंट N2 S2 मिल रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना, रिजल्टेंट हमको यही बताना है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी अलोंग मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन यानी H के साइड ही होगा, ठीक है, H के साइड ही इसका मैग्नेटिक मेरिडियन का रिजल्टेंट होगा, मतलब रिजल्टेंट इसका जो है दोनों मैग्नेट्स का वो मैग्नेटिक मेरिडियन के साइड में ही होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि N1 S1 जो है वो एंगल थीटा मेक कर रहा है रिजल्टेंट के साथ। तो यहाँ पे बस हम लोग को कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं tan थीटा, एंगल थीटा का tan निकालना है, ठीक है ना, टेंजेंट निकालना है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, तो दोनों मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि आप देख सकते हैं टेंजेंट का क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे अगर हम इसको tan थीटा निकालें
तो ऐसे आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे m2/m1 जो है tan थीटा का यहाँ पे वैल्यू देगा। क्यों m2/m1 देगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे 90 डिग्री के जैसे शो कर रहा है। आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया गया है कि दोनों मैग्नेट एक दूसरे के 90 डिग्री में है और हमको tan थीटा बनाना है। तो ये जो N2 वाला N2S2 है, ये आपको जब उसको कंपेयर करेंगे tan थीटा के फॉर्मूले से, तो उसका जो परपेंडिकुलर P/H B/H P/B यानी परपेंडिकुलर अपन बेस के फॉर्मूले से परपेंडिकुलर जो हमारा N2S2 आता है, तो उस फॉर्मूले से हम लोग कहेंगे कि m2/m1 जो है ये क्या हो जाएगा, आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यानी tan थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो m/√3m हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि जो आपका N1S1 का मैग्नेटिक मोमेंट है वो √3 टाइम्स दैट ऑफ N2S2 है। तो यहाँ से जो आपका फॉर्मूला मिलता है 1/√3 सॉल्व करने पे वैल्यू मिलता है, यानी थीटा आपका 30 डिग्री होता है। यहाँ पे की कंसेप्ट मैग्नेटिक डाइपोल का है, इसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। यानी एक हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो सन के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है ना, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और वो मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द, सॉरी सन के अराउंड नहीं, अर्थ के अराउंड में, विथ अ स्पीड इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। यहाँ पे स्पीड बता दिया है कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये कह रहा है हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। यानी अर्थ से जो एस्केप वेलोसिटी होती है उसकी मैग्नीट्यूड का हाफ स्पीड से वो जो है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ। ठीक है, द हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज, क्वेश्चन बस यही है कि हाइट क्या होगा सैटेलाइट का, ठीक है ना, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होगा। और यहाँ पे ये भी कह रहा है कि आर जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है आर, यानी आर जो है वो खुद ही उसका हाइट होगा ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, तो अब हम लोग एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो अब हम लोग एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला गिवन क्वेश्चन सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो होता है √2gm/r, और ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारा v0 से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे vs से इसके वेलोसिटी था, v0 से ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो √gm/r है। अब यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जो मतलब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वेलोसिटी यानी कि जो vo है, ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो दिया हुआ है 1/2v, यानी इसके वेलोसिटी का हाफ है। तो बस इसी वैल्यू को हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको यहाँ से एक फार्मूला मिलेगा h = r, यानी कि जो हाइट है ऑफ द सैटेलाइट वो कितनी है, वो हम लोगों की r है, यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ के ही बराबर है। की कंसेप्ट यही है ऑर्बिटल स्पीड का और इसके वेलोसिटी की, जो सारे ये ग्रेविटेशनल का है, तो आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि ए कप ऑफ टी कूल्स फ्रॉम 65.5 डिग्री सेल्सियस टू 62.5 डिग्री सेल्सियस इन 1 मिनट इन अ रूम एट 22.5 डिग्री सेल्सियस। यानी एक कोई कप में चाय रखा हुआ है और वो जो है उसका पहले टेम्परेचर क्या कितना था, मतलब वो ठंडा हो रहा है। ठीक है ना, ठंडा हो रहा है का मतलब हॉट से थोड़ा कम हॉट हो रहा है, ठंडा हो जा रहा है। तो 65.5 डिग्री सेल्सियस से वो 62.5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है 1 मिनट में, और एक रूम में जिसका टेम्परेचर जो है, रूम टेम्परेचर जो है वो 22.5 डिग्री सेल्सियस है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 46.5 डिग्री सेल्सियस टू 40.5 डिग्री सेल्सियस इन द सेम रूम। यानी क्वेश्चन ये है कि उसी रूम में अगर जो चाय है उसका टेम्परेचर 46.5 डिग्री सेल्सियस है और उससे जो है अगर उसको 40.5 डिग्री सेल्सियस ठंडा करना है, कूल करना है, तो उसका क्या मतलब कितना टाइम वो लेगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है 4 मिनट, और इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग बताते हैं। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे यही है, इसमें हम लोग को न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का यूज़ करना है और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ फॉर्मूला क्या है, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या है, तो वो है θ1 - θ2/t स्मॉल t इज इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है, इन ब्रैकेट θ1 + θ2/2 माइनस θ0। ठीक है ना, जहाँ पे अल्फ़ा जो है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, जो कि आप लोग को भी पता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हम लोग का वैल्यू है। साथ ही साथ आपको बता दें
ठीक है ना। जो हमारा यहाँ पे रूम टेम्परेचर है उसको हम थीटा नॉट से रिप्रेजेंट किए हैं, और जो हमारा थीटा 1 थीटा 2 है, ठीक है ना, जो हमारा थीटा 1 और थीटा 2 है ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर है। तो बस ये सारे वैल्यूज़ को हमको क्या करना है, इक्वेशन बनाने हैं जो हमारे फार्मूला है उसमें रख के। तो हमने जब फार्मूला में सारी वैल्यूज़ रखी तो 2 इक्वेशन मिला और दोनों को कंपेयर करके सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें टी का वैल्यू मिल जाएगा जो कि है 4 मिनट। क्या इसमें की कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, इसका यूज़ किया गया है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फार्मूला अभी हम लोग ने बताया आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा इसमें सारी चीज़ें यूज़ की जाती है, मतलब ये जो है आपका थर्मल फिजिक्स का, ठीक है ना, क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये क्या है, इसको हम लोग बताते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट वायर्स ईच कैरिंग करंट आई आर इक्वली प्लेस्ड एज सोन इन द फिगर। यानी फिगर आप देख सकते हैं, तो फिगर में जैसा जैसा किया गया है वैसे ही, ठीक है ना, बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट नंबर स्ट्रेट वायर्स के, मतलब लंबे लंबे जो वायर्स होते हैं उनको क्या कर दिया गया, प्लेस कर दिया गया है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। एडजेसेंट वायर हैव करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो अगल बगल के वायर होंगे उनका हमेशा जो करंट होगा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी अगर एक में जो करंट अपवर्ड जा रहा है तो दूसरे में डाउनवर्ड जाएगा, इस तरीके का पूरा सिचुएशन है। तो आपका यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि द नेट, आपको पूछा ये जा रहा है कि द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज, यानी क्वेश्चन ये है कि द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, यानी पॉइंट पी पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप पॉइंट पी भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी यहाँ पे गिवन है कि जो डिस्टेंस है एडजेसेंट जो हमारा वायर्स है उनके बीच का डिस्टेंस ए है, ठीक है ना। तो बस ये चीज़ है। और यहाँ पे आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है कि म्यू नॉट आई अपन 4 पाई और ln नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 4 अपन √3a, ठीक है ना, के कैप, ये इसका जो है आंसर है। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हमको करना क्या है हम पहले ही बता देते हैं। इसमें हमको क्या करना है, बायट-सेवर्ट लॉ का यूज़ करना है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए एट अ पॉइंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं B1 फॉर्मूला क्या होता है, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहाँ पे आपको अल्फा बीटा एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। सो उस चीज़ को भी आप देख सकते हैं, अल्फा बीटा एंगल दोनों यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 डिग्री है वायर्स के अकॉर्डिंग एट द विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट P। तो यहाँ पे ये हुआ। अब इसी फॉर्मूले में हम अल्फा बीटा को 30 डिग्री रखेंगे जब यहाँ पे, और एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे क्या है, एक कॉस थीटा है, ठीक है ना, और ऊपर क्या है म्यू नॉट आई 2 साइन 30 डिग्री। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा जो इसको सॉल्व पहले ही कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे म्यू नॉट आई अपन 4 पाई तो सेम है। ए जो है यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है तो ये भी यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे आपको अल्फा बीटा खुद एंगल को फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही साथ ये बता दें कि यहाँ पे आई इंटू ये यहाँ पे 2 tan थीटा आ जा रहा है। यहाँ पे जब हम साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को सॉल्व कर रहे हैं तो 2 tan 30 डिग्री आ जा रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि साइन अल्फा प्लस बीटा का अल्फा बीटा का एंगल इस तरीके से है कि इसको सॉल्व करेंगे तो वो 2 tan 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और पहले तो ये देख लीजिए अल्फ़ा बीटा यहाँ से कंफर्म आपका हो जाएगा कितना एंगल अल्फ़ा बीटा का हो रहा है। तो आपको पता है अल्फ़ा बीटा 2 एंगल होते हैं, जो कि एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना। इस हिसाब से एंगल को रखा जाता है। तो ये आ गया आपका B1 की वैल्यू म्यू नॉट अपन 4 पाई। बस ये समझ लीजिए फॉर्मूला होता है इसका कि B1 की जो फॉर्मूला होते हैं यहाँ पे म्यू नॉट अपन 4 पाई, इसका आ गया आई इंटू 2 साइन 30 डिग्री अपन ए कॉस 30 डिग्री। अब बात करते हैं बी वेक्टर की। तो इसी तरह जो है जैसे B1 हमने निकाला, इसी तरह B2 होगा, इसी तरह B3 होगा, इसी तरह B4 होगा, इसी तरह B5 होगा। सिमिलरली सारे वैल्यूज सेम होंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का, ये स्पेशल केसेस होते हैं, ठीक है। अब बी वेक्टर अगर हम यहाँ से निकालें तो आप देख सकते हैं बी वेक्टर का क्या फार्मूला होगा। जो बी वेक्टर का फार्मूला होगा वो होगा B1 के कैप, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो के कैप के ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा B का वैल्यू B1 के कैप प्लस B2 के कैप प्लस B3 के कैप माइनस B4 के कैप, इसी तरीके से प्लस सो ऑन
एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कई जगह माइनस साइन भी चेंज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं एक B1 के कैप है तो एक माइनस B2 के कैप है, एक B1 के मतलब एक प्लस है तो एक माइनस, एक प्लस है तो माइनस, इस तरीके का सिचुएशन है। ठीक है ना, आप यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का वैल्यू आसानी से आ जाएगा। कुछ इसमें करना नहीं कि कंसेप्ट यही है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है और बी किससे निकालेंगे तो बायट-सावर्त लॉ से हम लोग निकालेंगे। कि कंसेप्ट आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन अ स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि एक करंट की वजह से स्ट्रेट कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा बीटा कैसे फाइंड आउट किया गया है। ठीक है ना, अल्फा बीटा कैसे फाइंड आउट किया गया है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये एक अल्फा है, ये एंगल जो है अल्फा है तो ये एंगल बीटा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 30 डिग्री था आपका, और 30 है 90 120 यानी 60 डिग्री आपका एक हो गया अल्फा। अगर 60 डिग्री आपका अल्फा है तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर 60 डिग्री अल्फा है तो 120 डिग्री बीटा हो जाएगा। और यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह पे आप 60 डिग्री और 120 डिग्री रखेंगे तो आपका ये जो है इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा आपका जो क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, बहुत ईजी है एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको हम लोग बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, देख सकते हैं हम लोग कि ये है ए पार्टिकल इज थ्रोन ओवर ए ट्राइंगल फ्रॉम वन एंड ऑफ ए ओरिजेंटल बेस एंड आफ्टर ग्रेजिंग द वर्टेक्स पास ऑन द अदर एंड ऑन द बेस। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि एक आपका ट्रायंगुलर कुछ ना एक तरह का फिगर है, आप फिगर भी देख सकते हैं यहाँ पे ये कंडीशन है आपका, मतलब एक आपका जो है एक ट्रायंगल आपके पास है। ठीक है ना, तो एक एंड में एक हॉरिजॉन्टल उसका बेस बन रहा है, दूसरे एंड में भी हॉरिजॉन्टल बेस बन रहा है। तो एक साइड से एक एंड से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पार्टिकल है उसको हम थ्रो कर रहे हैं। ठीक है ना, ओवर ए ट्रायंगल। ठीक है ना, तो पूरा वो हर साइड को मतलब और जो आपका ट्रायंगल का जो आपका साइड एज है उसको भी वो टच कर रहा है, तो वर्टेक्स को भी टच कर रहा है। आफ्टर ग्रेजिंग द वर्टेक्स फॉल्स ऑन द अदर एंड ऑफ द बेस। तो यहाँ पे ये है कि अल्फा बीटा अगर बेस एंगल है और थीटा जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तो आपको tan थीटा का वैल्यू बताना है। आंसर यहाँ पे tan अल्फा प्लस tan बीटा है। तो सिचुएशन को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे तभी आपका सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये ट्रायंगल का बेस है, तो टोटल जो ट्रायंगल का बेस है वो उसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज कह रहे हैं। और यहाँ पे एंगुलर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला यूज में आएगा। और यहाँ पे पॉइंट जो माना जा रहा है पार्टिकल का, जहाँ पे वो वर्टेक्स को ग्रेज कर रहा है वो पॉइंट XY है। ठीक है ना, और उस हिसाब से थीटा एंगल से मान रहे हैं कि उसको प्रोजेक्ट किया गया है। अल्फा यहाँ पे बीटा है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो अब इस हिसाब से निकालना है हम लोग को। तो यहाँ से फार्मूला से एक और फार्मूला बन रहा है यहाँ पे कि tan अल्फा प्लस tan बीटा, यानी ये यहाँ पे हम लोग tan अल्फा निकाले तो इसका वैल्यू y/x है, tan बीटा निकाले तो y/r-x है। तो यहाँ से tan अल्फा प्लस tan बीटा मिल जा रहा है जो कि है yr/x r-x सॉल्व करने पे। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर प्रोजेक्शन जो होता है इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। तो ये होती है y = x tan थीटा और 1 - x/r, ये फॉर्मूला ही होता है। और एक और चीज़ आपको जो है ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन के यहाँ पे इस क्वेश्चन की सिचुएशन में अलग से निकालना होगा। ठीक है ना, तब आपका और भी अच्छे से आंसर आएगा। तो जैसे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये मिल गया, अब इसी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को हम लोग क्या करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको दो चीज़ दे दिया। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग को दो चीज़ यहाँ पे आपको दे दिया। एक आपको देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन tan थीटा, आपको पहले से ही पता है कि tan अल्फा और प्लस tan बीटा, ये यहाँ से आपको क्या मिल जा रहा है, आपको कंपेयर करने पे आपको मिल जाएगा tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे आप कंपेयर करना है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे जो हमारा y जो है x tan थीटा, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, आपको tan थीटा पहले से ही पता है। ठीक है ना, tan थीटा जब आप इस क्वेश्चन को इस फिगर को सॉल्व करें तो आपको tan थीटा का वैल्यू मिल रहा है कंपेयर करने पे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका वैल्यू आएगा। जैसे यहाँ पे आपका y का जब वैल्यू इसमें कंपेयर करेंगे ना तो आपका इतना ही वैल्यू आएगा। तो इस तरीके से कंपेयर करने पे tan थीटा tan अल्फा प्लस tan बीटा आ जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि की कंसेप्ट भी प्रोजेक्टाइल का ही है। ठीक है ना, प्लेन जो आपका होता है मोशन ऑफ प्लेन, मतलब मोशन इन अ प्लेन, उस चैप्टर से आपका लिया गया सारी चीज़ें। एंगुलर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल से ये रिलेटेड है। ठीक है ना, बस। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है
एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है जिसका इनिशियल मास नंबर ए दिया हुआ है, कैपिटल ए, और एटॉमिक नंबर जेड दिया हुआ है, और वो क्या कर रहा है 3 अल्फा पार्टिकल और 2 पॉजिट्रॉन को निकाल रहा है, इमिट कर रहा है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू डेट ऑफ प्रोटॉन। यानी यह सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको रेशियो बताना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का टू डेट ऑफ प्रोटॉन का, बट यहाँ पे कंडीशन दे दिया है इन द फाइनल न्यूक्लियस। फाइनल न्यूक्लियस जो है उसमें आपको बताना है। तो इसका आंसर भी है A-Z-4/Z-8 इसका आंसर है। अब चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन बताते हैं, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो जानना आपको ये ज़रूरी है कि जब कोई न्यूक्लियस, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो क्या उसका इक्वेशन बनता है। तो यहाँ पे आपका यही चीज़ एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि पॉजिटिव बीटा डीके जब होता है, पॉजिटिव बीटा डीके जब होता है तो उसमें होता क्या है कि एक प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, मतलब जब एक प्रोटॉन जो होता है वो एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को इमिट करता है। ये किस डीके में होता है, बीटा डीके में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं P प्लस क्या करता है, वो इमिट करता है N0 प्लस E प्लस। हमको एक इक्वेशन मिल गया यहाँ से P प्लस का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनिशियली, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इनिशियली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं P प्लस के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ आपका जो न्यूट्रॉन है इनिशियली वो मास माइनस नंबर हो गया, यानी कि A-Z हो गया। अब फाइनली अगर देखें तो फाइनली आपको पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर डीके, तो वो कितना है, नंबर आफ्टर डीके कितना है, तो ये हो गया आफ्टर डीके की अगर हम बात करें तो जितना बाद में बचा, ठीक है ना, जितना पहले था जितना बाद में बचा उसका जो, ठीक है ना, आफ्टर डीके, यानी कि इसका जो मतलब पूरा सम होगा। इस मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे कंडीशन भी दे दिया 3 अल्फा पार्टिकल और 2 पॉजिट्रॉन इमिट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें आफ्टर डीके की तो A माइनस इसका फॉर्म, इसका होगा सॉल्यूशन A-Z माइनस 3 इंटू, क्योंकि यहाँ पे 3 आपके अल्फा पार्टिकल है और 2 बीटा पार्टिकल, तो 3 इंटू 2 ड्यू टू द अल्फा पार्टिकल और 2 इंटू 1 ड्यू टू द बीटा पार्टिकल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अल्फा पार्टिकल को माइनस कर दिया गया और बीटा पार्टिकल को जो डीके हो रहा है उसका वो ऐड कर दिया गया है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी रिड्यूस बाई 8, यानी यहाँ से ये कहा जा रहा है कि 8 जो 8 का फैक्टर है 3 इंटू 2, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, हमको लग रहा है मिसप्रिंट कर दिया है, यहाँ पे 3 इंटू 2 है, ये जो है पॉजिटिव साइन रहेगा। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ प्रोटॉन विल रिड्यूस बाई 8। एज क्यों रिड्यूस होगा 8 से, क्योंकि जो हमारा 3 इंटू 2 ड्यू टू द अल्फा पार्टिकल प्लस 2 ड्यू टू द बीटा डीके होगा, यानी एटॉमिक नंबर क्या होगा 8 से रिड्यूस हो जाएगा, सिंपल। यानी कि रेशियो जो होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन टू डेट ऑफ प्रोटॉन वो हो जाएगा A-Z-4/Z-8। इसका ये सॉल्यूशन हो गया। और की कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग ये न्यूक्लियस जो होता है उसमें जो पढ़ते हैं इस चीज़ को रेडियो एक्टिविटी में, ठीक ना, जिसमें बताया जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। तो ये की कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो ये और भी आपका इजी है, ठीक है ना। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कंसीडर 1 डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m। मान लीजिए कोई पार्टिकल है मास m का, वो 1 डायमेंशनल 1D मोशन परफॉर्म कर रहा है। इट हैज़ ए पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू A प्लस BX²। इसका पोटेंशियल एनर्जी आपको गिवन है, वेयर A एंड B आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, जहाँ पे A और B क्या है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है। तो एट ओरिजिन, यानी ओरिजिन पे आपको पता ही है कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो एट ओरिजिन x इज इक्वल टू 0 जहाँ पे है, इट हैज़ इनिशियल वेलोसिटी V0, यानी कोऑर्डिनेट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी V0 है। इट परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सिंपल SHM परफॉर्म कर रहा है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स ऑन, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो किस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है B और M, यानी B पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, और M पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे B यहाँ पे जो कांस्टेंट है उस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, ये इसका आंसर है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो अभी पता चल जाएगा किस पे डिपेंड कर रहा है। सो गिवन ये है कि U जो है पोटेंशियल जो है एनर्जी ये दिया हुआ है A प्लस BX² है। अब क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कि जब आपका जो है SHM परफॉर्म होता है तो F की वैल्यू क्या होती है, -kx होती है, और यहाँ पे U दिया हुआ है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको पता है एक चीज़ कि वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क यहाँ पे काम करेगा एनर्जी का। तो इस हिसाब से, ठीक है ना, फोर्स की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वो हो जाएगा आपका एनर्जी अपन जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है ना।
सो अगर हमको फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो हो जाएगा माइनस डी यू अपन एक्स डी एक्स, यानी निगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव ग्रेडियंट ले लेंगे किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। बस इसको सॉल्व कर देंगे और जब सॉल्व करेंगे और सारी सिचुएशंस को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि फोर्स की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी और 2x की जो वैल्यू मिलेगी ये मिल जाएगी। कहने का मतलब जब हम इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे यहाँ पे, सो हमें क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यानी ओमेगा मिल जाएगा √2b/m। यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा था आपसे कि फ्रीक्वेंसी जो है, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहिए या फ्रीक्वेंसी कहिए, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो b पे डिपेंड कर रहा है। आपको उसका फॉर्मूला, ओमेगा का फॉर्मूला कैलकुलेट करना था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं वो b पे डिपेंड कर रहा है, m पे डिपेंड कर रहा है, यानी that is the frequency of the simple harmonic motion depends on the b and m alone। ठीक है ना। अब यहाँ पे की कंसेप्ट तो आप देख ही सकते हैं, ये पेंडुलम का है क्वेश्चन, ये भी वर्क एनर्जी का ही थी, मतलब वर्क एनर्जी एंड पावर का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें की कंसेप्ट भी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 ये है हमारा कि जब कोई लाइट है, वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर का, एक फोटो इलेक्ट्रिक इमीटर पे गिरता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ निकलते हैं, मतलब जस्ट लिबरेट, मतलब सिर्फ निकलते हैं। ठीक है ना, 300 पे, मतलब ये नहीं है कि बहुत स्पीड से निकल या कुछ भी कंडीशन नहीं दे रहा है, बस कह रहा है कि बस निकलते हैं। और फिर ये कह रहा है कि दूसरे इमीटर के लिए सिर्फ लाइट 600 नैनोमीटर का गिर रहा है तो वो सफिशियंट है, वो पर्याप्त लाइट है फोटो इमिशन को करने के लिए, यानी कि फोटोन को निकालने के लिए वो पर्याप्त लाइट है 600 नैनोमीटर का। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि रेशियो क्या है वर्क फंक्शन का 2 इमीटर, यानी इन दोनों इमीटर के वर्क फंक्शन का क्या रेशियो है। सो इसका करेक्ट आंसर 2:1 है। और एक्सप्लेनेशन दे देते हैं आपको ये चीज़ पता होगा, जो हम लोग का आइंस्टीन का एक इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी का, आप लोग को पता होगा। एक होता है ना जो आपका हम लोग बताते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, आइंस्टीन का जो फॉर्मूला है इक्वेशन कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होता है, sc/λ-π, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, काइनेटिक मतलब कोई भी एनर्जी जो है वो बराबर है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के। सो हमको क्या करना है, वर्क फंक्शन का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि φ1 पहले का हो गया वर्क फंक्शन, φ2 दूसरे का। अब φ1 का क्या वैल्यू निकलेगा, तो आप लोग ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे 1240 क्या है, 1240 जो है हम लोग का, यहाँ पे एक टर्म है 1240 जो है हम लोग का क्या है, सो EV नैनोमीटर, यानी ये जो है इमीटर है और यहाँ पे लाइट ऑफ वेवलेंथ है 300 और 600। सो यहाँ पे आपको जो है एक 1240 का फैक्टर मिलेगा और जो वेवलेंथ है आपका यहाँ पे है ये है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे नॉर्मल इमीटर होते हैं इनका जो मतलब एनर्जी होता है, ये मतलब यहाँ पे आपको सॉल्व करना है इसको, तब आपका पाई का वैल्यू निकलेगा। सो φ1 यहाँ पे गिवन है, मतलब यहाँ पे मतलब 1240 आपको निकालने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको डायरेक्ट मतलब मान लीजिए यहाँ पे φ1 जो है यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि हाँ लैम्डा कितना वैल्यू है। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्स भी आपको पता है लगभग। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे फाई का वैल्यू आप जब कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला आपको अच्छे से इसको लिखना होगा, उस हिसाब से आपको फाई का वैल्यू मिल जाएगा एनर्जी माइनस जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स होता है। तो एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी तो मैक्स है, तो एनर्जी तो आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स नहीं पता है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का जो वैल्यू है वो आप लोग मान यहाँ पे गिवन भी है कंडीशन में जस्ट लिबरेटेड और सफिशिएंट, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट जो है यहाँ पे नॉर्मल जो है ट्रिक से आप लोग φ1 φ2 का जो है रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पे जो है इसका ये भी दिया हुआ है आइंस्टीन का की कंसेप्ट यही है कि ये आइंस्टीन का इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उनका है। और नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 13 की। तो इसमें क्या है, द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एज दिया हुआ एल्यूमिनियम क्यूब का 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। वन फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स टू ए वर्टिकल वॉल, एक फेस फिक्स है वर्टिकल वॉल से। मास जो है 100 kg, उसका फिर क्या कर दिया जा रहा है, अटैच कर दिया जा रहा है अपोजिट वॉल पे फेस ऑफ द क्यूब। द शियर मॉडुलस ऑफ द एल्यूमिनियम 25 GPa यानी 25 गीगा पास्कल जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ दिस फोर्स, यानी इस फोर्स का जो है वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्या, सॉरी इस फेस का वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्या होगा। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है
3.92 इंटू 10⁻⁷ मीटर। सो ये करेक्ट आंसर है। और चलिए इसका एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। सिंपल ये सिचुएशन है, बहुत इजी है। यहाँ पे बस एक क्यूब है, फिर क्यूब के एक फेस पे जो नॉर्मल जो फेस फिक्स है उसके अपोजिट फेस पर एक नया क्यूब अटका दिया जा रहा है। तो वो क्या कर ले रहा है, वहाँ पे शियर मॉडुलस हो रहा है, मतलब एक शियरिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको यही चीज़ बताना है कि वर्टिकल रिफ्लेक्शन जो थीटा का वैल्यू वो क्या होगा। तो सिंपल है, यहाँ पे आपका सारा चीज़ फॉर्मूला जो है वही यूज होगा। तो साइड दिया हुआ है यहाँ पे क्यूब का L है, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। यानी हम पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.1 मीटर, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट में, SI यूनिट में। फिर एरिया इसका फेस का निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, आपको पता है कि फेस है तो स्क्वायर का फॉर्म का होगा, तो L इंटू L का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। लोड यहाँ पे 100 kg हम लोग क्वेश्चन में गिवन है। और आपको पता है टेंजेंशियल फोर्स जो है उस पर एक्ट कर रहा है। तो टेंजेंशियल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, तो आपको पता है फोर्स जो होता है मास इंटू ग्रेविटी, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। क्योंकि जो ब्लॉक है, ठीक है ना, अब आप देख सकते हैं टेंजेंशियल फोर्स जो है वन फेस पे एक्ट कर रहा है क्यूब के, तो फोर्स जो है mg है, यानी 100 × 9.8 हम यूज़ करेंगे, g का mg यूज़ करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे बस क्या करना, फोर्स मिल गया हमें, तो शियरिंग स्ट्रेस निकालेंगे। और आपको पता है शियरिंग स्ट्रेस जो है फोर्स अपन एरिया होता है। फोर्स 980 न्यूटन मिला और यहाँ पे एरिया भी मिल गया, यानी कि आपको शियरिंग स्ट्रेस मिल गया। आपको दिया ही हुआ है कि मॉडुलस, शियर मॉडुलस कितना है, ईटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 25 गीगापास्कल, यानी कि 25 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। शियर मॉडुलस का फार्मूला होता है ईटा, यानी कि शियरिंग स्ट्रेस अपन शियरिंग स्ट्रेन। और शियरिंग स्ट्रेन का भी फार्मूला आपको पता है कि डेल्टा वाई अपन L होता है शियरिंग स्ट्रेस अपन शियर मॉडुलस। तो यहाँ से बस डेल्टा वाई का आपको वैल्यू फार्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना है। इसमें सारी चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई हैं, ठीक है ना। ये आपका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स से क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बताते हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज इन द क्वेश्चन नंबर 14। सो यहाँ पे कंडीशन बहुत, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसमें क्वेश्चन सारा चीज़ इसमें बस दे दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे फिगर आपको दिया हुआ है, फिगर का ही क्वेश्चन है। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि द प्लैंक इज बीइंग पुल्ड टू द राइट। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जो नीचे वाला प्लैंक है, ठीक है ना, जो लकड़ी का तख्ता है वो राइट पुल किया जा रहा है, राइट खींचा जा रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी भी इंडिकेट किया गया है, और किस वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पे स्पीड बताया जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से। तो इफ द सिलेंडर डज नॉट स्लिप, अगर सिलेंडर स्लिप नहीं करेगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन सिचुएशन ये है कि सिलेंडर स्लिप नहीं करना चाहिए, तो क्या होगा, क्या कंडीशन बनेगा। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको B = आपको पता है ना, V = ω/r का क्वेश्चन सिचुएशन आता है। तो जब स्लिप नहीं करेगा और आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या है, कांस्टेंट स्पीड है, इस हिसाब से इसका क्या होगा, एंगुलर जो वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, यहाँ पे सिलेंडर की एक्ट करेगी, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है टेंजेंशियल होगा, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी एक्ट करेगी। यानी जो हमारा C है, VC सेंटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ जो सेंटर ऑफ मास जो होगा 0 होगा। यानी नो स्लिप के लिए क्या होगा, वेलोसिटी या प्लांक वेलोसिटी या बॉटम जो है वो पॉइंट ऑफ स्पेयर होगा, मतलब बराबर होंगे, ठीक है ना। नो स्लिप का कंडीशन यही होता है, वेलोसिटी जो है प्लांक का और वेलोसिटी जो है स्पेयर का। तो यहाँ पे बस ओमेगा जो है V/R फॉर्मूला, V = ω/r का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और डायरेक्ट VC = 0। तो आंसर यही, एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो V/R होगा। जनरल इक्वेशन है, ठीक है ना, आप लोग को पता होगा। और यहाँ पे जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन से ये क्वेश्चंस पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15। सो हियर यू कैन सी कि क्वेश्चन ये है, द कंट्रीब्यूशन इन द टोटल करेंट flowing through a semiconductor due to electrons and holes are 3/4 and 1/4 respectively। आपको कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है टोटल करंट का, किसका किसका, इलेक्ट्रॉन का, होल का। इलेक्ट्रॉन का टोटल करंट में कंट्रीब्यूशन 3/4 है, और होल्स का टोटल करंट में कंट्रीब्यूशन 1/4 है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की 5.2 टाइम्स है दैट ऑफ होल्स इसी टेम्परेचर पे, तो आपको बस बताना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द होल का क्या रेशियो होगा। आंसर है 6:4/5। इसका जनरली आपको फार्मूला यूज़ करना है, जो आपका फार्मूला होता है, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन का फार्मूला NeNH का फार्मूला होता है ना, कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है ना, वो होता है NeNH, ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और करंट डेंसिटी का भी फार्मूला होता है,
या यहाँ पे करंट डेंसिटी का ही फॉर्मूला यूज़ किया गया है। सो आप लोग देख सकते हैं, आपको पता है करंट डेंसिटी क्या होता है, NQV होता है। तो यहाँ से मतलब करंट डेंसिटी कैपिटल J NQV होता है। तो आप इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे NeQV होगा और होल्स के लिए निकालेंगे NHQVH होगा। तो यहाँ से देखिए कि रेशियो अगर निकालेंगे तो आपको पता है कि Q तो कांस्टेंट है, तो वो तो क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, NE/NH इंटू BE/BH। अब यहाँ पे आपको NE/NH पता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन पता है इलेक्ट्रॉन होल का, और VE/VH भी पता है। एक मिनट, यहाँ पे आपको जो है NE/NH नहीं पता है, मतलब आपको कॉन्सेंट्रेशन, N तो कॉन्सेंट्रेशन है ना, मतलब ठीक है। तो आपको लेकिन JE/JH पता है, ठीक है, JE/JH आपको पता है। कितना है JE/JH, आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पे JE जो JH है, मतलब यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता है। इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इज 5 इलेक्ट्रॉन इज 5/2 टाइम्स दैट ऑफ होल्स, क्योंकि यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया जा रहा है वो। अच्छा यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे VE/VH था ना, यहाँ पे आपको दे दिया है कि इतना है, यानी उसका रेशियो हमको पता है। और JE/JH यानी कि यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है, ठीक है ना, इसका भी हमको रेशियो पता है, यानी कि जो उसका कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन होल का। बस NE/NH आपको रेशियो निकाल देना है, 6/5 आ जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फार्मूला आपको यहाँ पे गिवन है, देख सकते हैं। और बस इसी का सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर और भी इजी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ आयरन रॉड को डिटरमाइन करना है और एक कॉपर रूलर का डिटरमाइन करना है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर जो डिफरेंस है उनके लेंथ में 50 डिग्री सेल्सियस पे और 440 डिग्री सेल्सियस पे सेम है, और वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कोफिशिएंट अल्फा जो है लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट आयरन का और कॉपर का वो है 12 × 10⁻⁶ पर केल्विन और 17 × 10⁻⁶ पर केल्विन। यहाँ पे आंसर भी है 20.06 मीटर और 20.08 मीटर, करेक्ट आंसर है भाई। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इजी क्वेश्चन है, आपको सिंपल एक फॉर्मूला यूज़ करना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ फॉर्मूला क्या होता है, L इजिकल टू, ठीक है ना, फॉर्मूला आपका होता है L इजिकल टू L0 और 1 + अल्फा टी, सॉरी L इजिकल टू, ठीक है ना, L 1 + अल्फा टी। या आप लोग अपना सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, ठीक है ना, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट x बी द लेंथ ऑफ द आयरन रॉड एट द 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। यहाँ पे माना गया है कि आयरन रॉड का लेंथ 0 डिग्री सेल्सियस x था और कॉपर का y था, और उनका डिफरेंस जो है L था। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको L से रिप्रेजेंट किया गया है। T1 मतलब लेंथ T1 और T2 के बीच में ना उसका डिफरेंस जो है वो कितना है, स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि 1L इजिक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका L1 लेंथ होगा, ठीक है ना, और तो ये हो जाएगा, डिफरेंस की बात है ना, तो L1 यहाँ पे x1 + अल्फा1 T1 हो गया, और सॉरी यहाँ पे हो गया आपका डेल L, मतलब यहाँ पे डिफरेंस इन लेंथ की बात की जा रही है। तो L हो जाएगा x1 + अल्फा1 T1 - y 1 + अल्फा2 T1, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। और प्लस माइनस L का जो वैल्यू है वो x1 + अल्फा1 T2 - y 1 + अल्फा2 T2 हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। बस प्लस पॉजिटिव को पहले लेंगे तो हमको एक नया इक्वेशन मिलेगा, और वहाँ से एक इक्वेशन 4 मिलेगा। पॉजिटिव को जब हमने लिया तो इक्वेशन थर्ड मिला, और फिर वहीं से इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से हमको फोर्थ इक्वेशन मिला, x अल्फा1 = y अल्फा2। यहाँ से सॉल्व किए तो हमको y और x का वैल्यू मिलेगा। फिर हम लोग एक बार निगेटिव लेंगे, तब सॉल्व करेंगे तो y और x का वैल्यू मिलेगा। तो जो हमारा सूटेबल आंसर होगा उसको हम लोग चूज़ करेंगे, यानी कि हमारे पास 20.06 मीटर और 20.08 मीटर, यानी कि जो मैच कर दिया ऑप्शन से वही हमारा आंसर करेक्ट होगा, ठीक ना। ऑप्शन आपका मोर देन 2 भी हो सकता है, बट करेक्ट आंसर ही आपको मार्क करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो है थर्मल एक्सपेंशन से आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे भी दिया हुआ है कि डेल्टा एल का जो फॉर्मूला होता है अल्फा L0 डेल्टा टी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चन बहुत आसान है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या वैल्यू होता है, मतलब डायमेंशन क्या होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर है C m-1, ठीक है, L3 और T-2 इसका जो है डायमेंशन होता है। ये डायमेंशनल एनालिसिस जो है ये सारे क्वेश्चन इससे यूनिट्स आपको बताने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे क्वेश्चन है t = 0 पे ट्रांसवर्स पे पल्स इन ए
वायर इज डिस्क्राइब बाय द फंक्शन वेयर, मतलब t इक्वल टू 0 पे एक वेव को डिफाइन किया गया एक्स वाई के टर्म में, और जो फंक्शन वाई एक्स टी है वो इस वेव को डिफाइन कर रहा है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना। जो अगर मतलब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है ना कि अगर जो है एक्स डायरेक्शन में जो वेव है अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है ना, किस स्पीड से 4.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो क्या होगा फंक्शन वाई एक्स टी की वैल्यू क्या होगी। तो बस यही चीज़ है, सिंपल आपको नॉर्मल जो है फार्मूला जो होता है अनदर फॉर्म ऑफ वेव जो यहाँ पे दिया हुआ है वाई एक्स टी एक्सप्लेनेशन बता रहा है, तो वाई एक्स टी एक नॉर्मल एक मतलब फॉर्म होता है वेव का, ए अपन एक्स प्लस माइनस बी टी का होल स्क्वायर प्लस बी, एक अनदर फॉर्म होता है प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन का जो कि प्रोपेगेट करता है स्पीड v से। नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन अपने अकॉर्डिंग हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग, जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस और माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस जब वो मूव करती है, यानी नेगेटिव साइन तब लेंगे जब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूव करेगी और पॉजिटिव साइन तब लेंगे जब वो नेगेटिव एक्स एक्सिस मूव करेगी। ये आपका फॉर्मूला हो गया, यानी कि डी वाई इज इक्वल टू मतलब सॉल्यूशन आपका हो गया डी वाई इज इक्वल टू 6 अपन एक्स माइनस 4.5 टी का होल स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंसेप्ट यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक वेव का जो है आपका यूज़ किया गया है, वेव जो हमारा है वेव ऑसिलेशन मतलब उसका यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 आप लोग देख सकते हैं, तो क्वेश्चन 19 है ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ, ठीक है ना, कैपिटल एल एंड मास एम इज लाइंग ऑन ए स्मूथ टेबल, एक टेबल पे एक यूनिफॉर्म लेंथ ऑफ चेन है, ठीक है ना, अब मास उसका एम है लेंथ एल है, तो टेबल पे रखा गया है और वो उसको हैंग कर दिया गया है वर्टिकली डाउन एज ऑफ द टेबल पे, मतलब टेबल के एक एज पे जो है एक किनारे पे उसको लटका दिया गया है। अगर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो पूछा ये जा रहा है कि वर्क डन क्या होगा हैंगिंग पार्ट का, तो बहुत ईजी है, इसका आंसर है mgl/18 और इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं यहाँ पे सिचुएशन इस तरीके का है। तो हैंगिंग पोर्शन का हम क्या करेंगे, मास निकालेंगे, कितना होगा m/3h हो जाएगा, ठीक है ना, और h m/3h हो जाएगा और l/6 बेलो द टेबल टॉप, यानी कितना हो जाएगा आप लोग, मास ऑफ द हैंगिंग पोर्शन इज m/3h इज इक्वल टू l/6 बेलो द टेबल टॉप, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वर्क डन इज, तो यहाँ से रिक्वायर्ड वर्क डन बस आप लोग यहाँ पे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20 लास्ट 20 जो MCQ का क्वेश्चन है, यहाँ पे और इजी क्वेश्चन है कि ड्यू टू वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, सारी सिचुएशन दी हुई है, मोबिलिटी आपको फाइंड करना है, मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू VD/V/L, यहाँ पे वैल्यू बस आपको रख देना है, ठीक है ना, ये आपका जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से है। नेक्स्ट यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन आपको अच्छे से प्रोवाइड है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो 5 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हम लोग वीडियो जो है मतलब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग आगे की चीज़ें यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम लोग इसको बताएंगे, मतलब ये जो आपका जो क्वेश्चन पेपर था, ठीक है ना, इसका जो है ये पार्ट फर्स्ट था, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, अच्छे से उसको समझाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको मतलब ये जो है आपका जो है ये जो आपका क्वेश्चंस का जो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग बताइए कि आपको मतलब कैसा लग रहा है, ठीक है ना, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग बताइएगा, हम जो है एक छोटा छोटा वीडियो बना के जो है उस पर जो है आपको बता देंगे सॉल्व करके, ठीक है ना, उसका एक अलग से हर क्वेश्चन पे एक अलग से जो है वीडियो बना के आपको बता देंगे और एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से बताएंगे। साथ ही साथ अगर जो है आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो है और भी हमें मोटिवेशन मिले। और साथ ही साथ ये जो हम लोग वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपके लिए कर रहे हैं ताकि जो है आप अपने हर एग्ज़ाम्स में अच्छे से जो है अच्छा जो है अपना प्रिपरेशन दिखा, अपना रिजल्ट दिखाएं, ठीक है ना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।